ओके तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी। आज ज़रा हम टाइम पास नहीं करेंगे, कारण कल है हम लोग का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है ना। कल हमारा पेपर है सोशल साइंस का। एंड मैंने ऑलरेडी जो तुम्हारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो वीडियो डाल के रखा है, तुम जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। लिंक वगैरह थोड़ा सा खुद जाके देख लो यार। मैंने पिछली वाले वीडियो में तुम्हारा पूरा का पूरा ज्योग्राफी खत्म किया है, और ज्योग्राफी के मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को हिस्ट्री का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। उस पर जाके चेकआउट कर लेना। इस पर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कारण अभी बज रहे तुम्हारे 8 बज रहे, और मैंने तुम लोगों मतलब 9 बजने को आए हैं, 8 भी नहीं 9 बजने को आए हैं। तो मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मैं तुम लोगों को जो अपना पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक साइंस भी दूंगा, ठीक है। उनका भी पार्ट्स में ला के दूंगा। तो इसलिए मैं दौरा दौरी करके तुम लोगों के लिए ये लाया हूँ। तो वीडियो को देखते रहो ध्यान से, मैं तुम लोगों को पूरा समझा दूंगा कैसे क्या करना है, और ज़्यादा टाइम पास नहीं होने वाला है। आज मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं खत्म करने की कोशिश करूँगा, कारण ये मुझे खुद पढ़ना है, ठीक है। मुझे खुद पढ़ना है ना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। सो ये आप लोग का रहेगा पेज कुछ इस टाइप का रहेगा। ये रियल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये रियल नहीं है, मैंने खुद बनाया है, सैम्पल टाइप का समझ लो। ये कुछ इस टाइप का रहेगा। तो इससे क्या होगा, तुम लोग समझ जाओगे कि किस टाइप का होने वाला है, ठीक है। तो ये बस एक जस्ट उसके लिए अभी चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। इंडियन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 2-3 मार्क का होने वाला है, मगर इनमें आप लोग का 1-2 मार्क का भी क्वेश्चन चलाएंगा, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ इंग्लैंड। हमें सबसे पहले लिखना है कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। उसके बाद हमारा जो डिफरेंस लिखने को बोला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, क्या क्या इंडियन मतलब क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, उसके बारे में लिखने को बोला है, ठीक है। सो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर सुप्रीम power lies in the hands of the people and is exercised by them directly or indirectly through elected representative। तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है एक गवर्नमेंट का चीज़ जिसका पावर हमारा जो क्या बोलते हैं मेन जो ऑडियंस होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, कॉमन पीपल, उनके हाथ में होता है। लाइक हम किसी को भी वोट दे के किसी को भी हम गवर्नमेंट मतलब वो बना सकते हैं, गवर्नमेंट का वो बना सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास होता है। सुप्रीम कौन होता है इसमें, सुप्रीम पावर किसके पास होता है, हम नॉर्मल लोगों के पास, ठीक है। सो ऑलराइट, समझ गए। तो वही होता है, समझ गए ना मैं क्या बता रहा हूँ, समझ के होंगे। लाइक हमने वोट दिया मोदी जी को, तो मोदी जी बने ना पीएम। हमने हमारे सीएम में फॉर एग्जांपल हिमंत बिश्व शर्मा मामा को वो दिया, क्या बोलते हैं, लाइक वोट दिया, तो वो बन गए ना सीएम। तो उस टाइप से बोला गया है। अभी हमें जो डिफरेंस लिखना एकदम ईजी है, मैंने ऐसे बॉक्स करके दिया है जिससे तुम लोग समझते जाओ, ठीक है ना। तो इधर बोला गया है डिफरेंस क्या क्या है इसमें, रिपब्लिक है, देन हेड ऑफ स्टेट है, अपर हाउस है, पावरफुल है। देन आप लोग को क्या करना है, डिफरेंस में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या है, रिपब्लिक है इंडिया हमारा, और इंग्लैंड जो है रिपब्लिक नहीं है। देन हेड ऑफ स्टेट कौन है, हम वोट दे के उनको इलेक्ट करवाते हैं, मतलब वो करवाते हैं, समझ रहे हो। मगर इंग्लैंड पे ऐसा नहीं है। इंग्लैंड पे क्या है, आप लोग राजा महाराजा वो खुद बनाते हैं, लोग डिसाइड नहीं कर सकते वो चीज़। उसके बाद अपर हाउस को हमारे इधर क्या बोलते हैं, राज्यसभा। और उसके बाद आप लोग का इंग्लैंड पे क्या बोलते हैं उसको, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नाम याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पावरफुल कौन है, हमारे इंडिया का पार्लियामेंट इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मगर जो इंग्लैंड का क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इधर मैंने लिख के भी रखा, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेटिक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट मतलब एकदम टॉप है पार्लियामेंट। ओके, समझ गए। देन नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या चीज़ है, तुम क्या समझते हो, ये भी आ सकता है एग्जाम में। सो आपको क्या लिखना है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मीन्स ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स। सो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या चीज़ है, तुम्हारा गवर्नमेंट के बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल अथॉरिटी होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल होता है, उनका पावर के बीच में जो डिवाइड करने को बोलते हैं हम लोग फेडरल सिस्टम। इस टाइप का कुछ समझ लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया है, इज इंडिया ए ट्रू फेडरेशन, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है, वाई इंडिया इज कॉल्ड ए क्वाजी फेडरल स्टेट। ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को तुम्हें ध्यान से रखना है याद। देन आंसर क्या है, मतलब पूछा गया है क्या इंडिया एक सच में एक ट्रू फेडरेशन देश है, तो हमें लिखना है इंडिया इज नॉट ए ट्रू फेडरेशन बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया एक ट्रू मतलब असल है, थोड़ा बहुत है, मगर एकदम फुल्ली तुम्हारा फेडरेशन नहीं है, कारण इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है।
देन ट्रू पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर। ठीक है, समझ गए, ये 2 नंबर पॉइंट है। देन 3 नंबर पॉइंट पे आपको क्या पूछा गया है, therefore proof केसी where describe India as a quasi federal। तो एक बंदा है जिनका नाम है केसी, प्रूफ केसी वेयर, इसका नाम भी याद रखना है, जिन्होंने बोला गया है कि इंडिया एक क्वासी फेडरल देश है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटी इन स्पिरिट। समझ गए, फेडरल नाम से है मगर यूनिटी क्या बोलते हैं जहन में है। समझ गए। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है डिस्कस द आइडियल्स ऑफ द सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन मैनिफेस्टेड इन द पेमेबल। पेमेबल मतलब इंडिया के बारे में इन सब लिखना है आपको। जैसे कि रुको मैं कुछ मिस कर गया क्या, नहीं चलो ठीक है, ओके। सो पेमेबल आपको लिखना है कि सोफरेन जिन, आई मीन थोड़ा सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है कारण मैं थोड़ा स्पीड पे बता रहा हूँ। ठीक है, सो इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नल फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्रोल। तो इंडिया एकदम फ्री है, इंडिया किसी को डरता नहीं है, इंडिया किसी के अंडर नहीं चलता है, इंडिया खुद ब खुद सब चीज़ें संभालता है ना। तो अगर ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉवरेन जिन, या जो भी ये लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है एन काउंट्री व्हिच इज फ्री फ्रॉम व्हिच इज एक्सटर्नली इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्रोल। एग्जाम्पल पे आप इंडिया दे सकते हो। देन सोशलिस्ट पे आपको क्या देना है, सोशलिस्ट पे आपको देना है द स्टेट एम्स reduce inequality in income and set us पर a decent standard of living for all। तो हमारा एक decent जो है लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ही हमारा सोशलिस्ट बोलते हैं, मतलब लोगों के लिए, समझ रहे हो। इतना कुछ मतलब हाई अपर क्लास लोअर क्लास ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। ओके, सेक्युलर द स्टेट हैज़ नो रिलीजन, सिटीजन आर फ्री टू फॉलो एनी फेथ। तो हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई भी एक मतलब जस्ट यही एक जो ओनली धर्म है वो कुछ नहीं है। हमारे इधर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है ना, पंजाबी भी है, तो सारे के सारे हैं, तो इसको ये बोला जाता है। देन 4 नंबर पे पूछा गया है डेमोक्रेटिक इंडिया द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। समझ गए, हम जो गवर्नमेंट को वोट दे के वो करते हैं नॉर्मल पीपल। देन रिपब्लिक द इंडिया द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटी। तो हमारे इधर पीएम वगैरह को वोट दिया जाता है, ना कि वो राजा था, राजा से राजा का बेटा राजा बना, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ गए। 5 नंबर पे चलते हैं, 7 नंबर 2 पे आते हैं, है ना। ये जो भी मैं दे रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना तुम लोग। चैप्टर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2-3 मार्क्स का है, ये एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन वाज यूएन फॉर्म, यूएन का फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 पे। ओके, देन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ये एक्चुअली बना गया था दुनिया का जो फाइट, मतलब ये आपका वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, तब क्या होता है बहुत सारे देशों में ऐसे झगड़ा वगड़ा हो रहा था ना, तो उसके शांति के लिए, एक शांति रखने के लिए, पीस रखने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए ये यूएनओ फॉर्म हुआ था। तो मैंने इधर लिख के रखा है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, to develop friendly relation among nations based on equal rights, to achieve international cooperation in solving economic, social equality, मतलब हर एक चीज़ को संभाल के रखने के लिए ये सब बनाया गया था, शांति रहे इसके लिए बनाया गया था। समझ गए, ये 4 पॉइंट है आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, 3 मार्क आए तो 3 पॉइंट लिख लेना, सारा है तो 4 पॉइंट लिख लेना, मैक्सिमम सारा आएंगे। उसके बाद राइट ए नोट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमें एक नोट लिखना है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस, मैंने वही सेम चीज़ बताया। उसके बाद यूएन पे क्या होता है, 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स में से आपका 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर्स जो है टेम्पोररी होते हैं, मतलब नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट मेंबर कौन कौन है, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना, है ना। एंड उनके पास वेटो पावर है वो, ठीक है, वो किसी को भी चीज़ को मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं और वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, टू हैव राइट टू रिजेक्ट एनी डिसीजन, तो उनके पास वेटो पावर है। किन के पास, यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना, इन 5 देशों के पास। ऑलराइट, इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स की तरफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताया था पिछली वाली वीडियो में कि व्हाट इज द बार्टर सिस्टम मेंशन इट्स डिफिकल्टी सी। तो मैं बार्टर सिस्टम क्या, बार्टर सिस्टम हमारा पैसों का कोई लेन देन नहीं होता है, हम कुछ चीज़ देते हैं उसके बदले हमें दूसरा चीज़ मिलता है। असम में आपने डिम्पू बड़ो का अगर एक वीडियो आया था उसको देखा हो तो आपको पता होगा, वो एक मेला के बारे में था, बार्टर सिस्टम का मेला था, भूल गया मैं क्या नाम था। ठीक है, सो आपको इधर मैंने लिख के रखा है द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ठीक है, डिफिकल्टीज क्या है, लैक ऑफ डबल कंसिडरेंसेस, बोथ पार्टीज मस्ट वांट एग्जैक्टली व्हाट द अदर से।
तो दोनों पार्टी मतलब क्या है, पार्टी का नहीं बोल रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ और आप मुझे दोगे, उस दो पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हम दोनों को जो दूसरों के पास जो है हमें वो सही है। अभी इधर कोई फिक्स चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्या प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है हमारा इधर कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है कि वैल्यू कितना होगा कितना होगा। अब पैसों से क्या होगा, पैसों पे क्या होता है, वैल्यू होता है कि 500 रुपये का ये है, 200 रुपये का ये है, तो उसका एक माइंडसेट होता है कि इसका ये इतना ऐसा कुछ कॉस्ट होगा, है ना। तो मगर इधर कुछ नहीं था। हमने अगर इधर फॉर एग्जाम्पल खोरा गाड़ी मतलब खोरा दिया और हमें एक बदले में मुर्गी मिला, तो कोई वैल्यू आ रहा है, कुछ लॉजिक है इसमें, कुछ नहीं है ना, उस टाइप का सीन है। उसके बाद डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, तो हमारे इधर कोई भी चीज़ जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, ठीक है, फ्यूचर के लिए नहीं था, ख़राब हो जाता था फटाक से, तो समझ गए। मगर अभी मनी का बारे में पूछना है, तो मनी क्या है, मनी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सेप्टिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग फॉर गुड्स, ठीक है, सेलिंग गुड्स, ठीक है, समझ गए। देन मेजर ऑफ मीन्स, इसमें जो था इसमें उल्टा है, ठीक है, इट एक्सप्रेस द यूनिट, मैंने जो बोला ना अभी वही सेम चीज़ है, ठीक है। एंड हम मनी को सेव करके रख सकते हैं, फ्यूचर के भी जमा करके रख सकते हैं, फ्यूचर में जाके किसी और चीज़ भी खर्च कर सकते हैं ना, तो वो सब चीज़ें लिखा है मैंने। उसके बाद एक्सप्लेन द मेजर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, आरबीआई के बारे में हमें पढ़ना है। आरबीआई का फुल फॉर्म आपको लोग जानना है, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, उसके बाद एसबीआई, उसके बाद और क्या था, और आपका था आईडीबीआई एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सिडबी हाँ सिडबी के बारे में पढ़ना है। तो आरबीआई के बारे में मैंने लिख के रखा है, इशू ऑफ करेंसी, आरबीआई हैज़ द अथॉरिटी टू प्रिंट, मतलब आरबीआई आपका मेन बैंक है, मेन जहाँ से आपके नोट वगैरह जो है प्रिंट होते हैं, है ना, जहाँ से आपका जो जितने भी हमारा इधर छोटे मोटे बैंक है वो सब आरबीआई के अंदर ही काम करते हैं। तो वही मैंने लिख के रखा है। गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो आरबीआई पे डाला होता है, ठीक है, और उसके बाद वो लोग कंट्रोल करते हैं हर एक चीज़ को इकोनॉमी के लिए, समझ गए। तो इतना आपको पढ़ना है। अभी चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर टू व्हाट इज नीति आयोग, नीति आयोग क्या चीज़ है ये आपको पढ़ना है। नीति आयोग क्या चीज़ है, नीति आयोग फुल फॉर्म इसका है नेशनल इंडस्ट्रियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग हमारा नेशनल इंडस्ट्री फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है कि नीति आई मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है इसका, इट वॉज फॉर्म्ड इन 2015 टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, तो ये 2015 पे लॉन्च हुआ था, हमारा जो कमीशन था उसको रिप्लेस करने के लिए। देन चेयरमैन कौन है इसका, प्राइम मिनिस्टर हमारा नरेंद्र मोदी जी इसका वो है, क्या बोलते हैं, चेयरमैन है। उसके बाद ये एम क्यों हुआ था, तो फास्टर एम इसका क्या था, तो फास्टर कॉर्पोरेट फेडरलिज्म एंड डिज़ाइन द स्ट्रेटेजी पॉलिसी फॉर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिज़ाइन हुआ था, एम हुआ था, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI मतलब क्या है, HDI मैंने एक HD लिखते हैं, सुनो HDI इज ए स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू मेजर ए कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डिमेजन। तो HDI क्या चीज़ है, एक टूल है जिससे हम पूरा का पूरा देश का जो भी इकोनॉमिकल डेवलप हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कि लाइफ लोगों का हेल्थ कैसे चल रहा है, एजुकेशन कैसे चल रहा है एक कंट्री का, है ना, एंड पर कैपिटा इनकम मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब पर इंसान कितना रुपए पर मंथ कमा रहा है उसके बारे में, वो पर मंथ नहीं सॉरी पर ईयर कितना कमा रहा है उसके बारे में है, ठीक है, HDI। उसके बाद एकदम लास्ट आपको क्या बनना है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या चीज़ है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स है यूटिलाइजिंग ए कंट्रीज रिसोर्स इज ए डिसिप्लिन मैनर टू अचीव ए स्पेसिफिक डेवलपमेंट टारगेट्स विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एग्जाम्पल 5 years। तो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक के मतलब हमें कुछ एक चीज़ डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें एकदम लोकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गुवाहाटी पे हमें एक न्यू फ्लाईओवर बनवाना है, तो उसका हम प्लानिंग करेंगे ना, कितना पैसा जाएगा, कितना जाएगा, कितने तक हो जाएगा, तो उस चीज़ को हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं, समझ गए। मैं एकदम इजी भाषा में बता दिया, तुम लोग इधर अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर लिख सकते हो, बस उसको अच्छे से वो कर लेना, ठीक है, अच्छे से वो बनना चाहिए। तुम अपनी वर्ड से भी लिख सकते हो, और मैं बोलता हूँ कि सोशल साइंस अपने वर्ड से लिखो, रट्टा मारने जाओगे तो कुछ काम नहीं होगा। रट्टा मारना किसको है, प्लेस के नामों को और डेट वगैरह को आपको सोशल साइंस पे रट्टा मारना है, बाकी सबको आपको खुद ब खुद लिखना पड़ेगा। कितना रट्टा मार लोगे तुम, कितना याद कर लोगे, कितना रिवीजन कर लोगे, है ना। हाँ, तो यही सब था। इससे आपका जो
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स जो था वो कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। मैंने पूरा दिन भर दिन रिसर्च किया इसके ऊपर, उसके बाद जाके मैंने ये बनाया। तो आपका कुछ नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी ये सब के बारे में वीडियो डाला है। 9 बज के 15 मिनट हो गए ना, हाँ 9 बज के 6 मिनट हो गए, भी मैं अपलोड ही कर दूँगा वीडियो। और एक बार बता देता हूँ, सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, मुझे पता है डर लग रहा होगा, पता नहीं इस बार पेपर कैसा कटेगा, कैसा नहीं, क्या हार्ड होगा बहुत ज़्यादा। तो मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त, इस बार इतना हार्ड नहीं होने वाला है पेपर, इस बार इतना हार्ड नहीं होने वाला है। पहले बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत बड़ी, तो पता होगा लास्ट टाइम तो ग्रेस मार्क देना पड़े बहुत, मगर इस बार इतना ये गलती नहीं करने वाले ये लोग। मैं बता रहा हूँ कौन सा पेपर हार्ड होने वाला है, जस्ट मैं एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि साइंस वाला पेपर इस हार्ड होने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्या करना है आपको, आपको सोशल साइंस पे इतना टेंशन नहीं लेना है। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप खुद के भाषा में लिखना है, उधर अप्लाई करना है, एंड दैट्स ऑल, वही करना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।